नमस्ते। आपका हिंदी प्रज्ञा चैनल पर स्वागत है। आज हम नया टॉपिक शुरू करते हैं, संधि। इससे पहले हमने समास देखे हैं। तो संधि किसे कहते हैं? संधि का अर्थ क्या होता है? संधि का अर्थ होता है मेल। जब दो वर्ण आपस में मिल जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। और उसमें विकार उत्पन्न हो जाता है। जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं, चाहे स्वर के साथ स्वर का मेल हो, चाहे स्वर के साथ व्यंजन का हो या व्यंजन के साथ स्वर का हो, तो उन दोनों में विकार उत्पन्न हो जाता है। जब आपस में मिलते हैं तो उसे ही क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। परिभाषा देखते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों, इनको ध्वनियां भी कह सकते हैं और अक्षर भी कह सकते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, या दो या दो से अधिक ध्वनियों के मेल को संधि कहते हैं, या दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को या अक्षरों के मेल को संधि कहते हैं। जैसे स्वागत। स्वागत में क्या इसका विग्रह करें, क्या होगा? सु प्लस आगत। सु और आगत, इसमें किसका मेल हुआ है? सु उ का हुआ है यहाँ पर, और इसमें आ का। उ और आ दोनों स्वर है। देखो ये उ भी स्वर है, आ भी स्वर है, और इससे स्वागत हो गया। अब देखो संधि के कितने भेद होते हैं। ये तो सीधी सी परिभाषा हमने देखी है कि दो या दो से अधिक वर्णों के, ध्वनियों के या अक्षरों के मेल को संधि कहते हैं। अब संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब स्वर संधि स्वर संधि कौन सी होती है? इसकी क्या परिभाषा होगी? जब दो स्वरों का मेल होकर एक नया स्वर बनता है। जब दो समान स्वरों का, जब दो स्वरों का नहीं, समान स्वरों का, समान यहाँ पर लिख लें, जहां दो समान स्वरों का मेल होकर एक नया स्वर बनता है तो उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। अर्थात यहाँ पर व्यंजन का मेल नहीं होगा, विसर्ग का नहीं होगा। स्वर संधि में सिर्फ आपस में स्वरों का ही मेल होगा, उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे रामानुज। अब देखो इसका विग्रह करें तो राम, राम और अनुज, अनुज। तो इसमें किसका हुआ? राम, इसमें ए है, ए और ए का मेल हुआ तो इससे आ बन गया। ए और ए से क्या बना? आ, रामानुज। मैं क्या की मात्रा लग गई, रामानुज हो गया ये। ठीक है। तो यहाँ पर स्वर संधि अर्थात स्वर और स्वर का ही मेल होगा। स्वर संधि में स्वर के साथ व्यंजन का या विसर्ग का मेल नहीं होगा। स्वर संधि में सिर्फ स्वरों का मेल होगा, और वो भी समान स्वरों का मेल होगा। अब देखो दूसरी क्या है? व्यंजन संधि। अब व्यंजन संधि किसे कहते हैं? जब व्यंजन का स्वर से या व्यंजन का व्यंजन से मेल हो। पहले जब विग्रह करते हैं उनमें पहले वाले में या तो स्वर पीछे आएगा या व्यंजन आएगा। ठीक है ना। जहां व्यंजन का स्वर से, व्यंजन के साथ स्वर का मेल भी हो सकता है और व्यंजन के साथ व्यंजन का मेल भी हो सकता है, ये ध्यान रखें। व्यंजन के साथ स्वर का मेल हो या व्यंजन के साथ व्यंजन का मेल हो, उसे क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे देखो सज्जन, तो इसका भी क्या करेंगे? सत प्लस सत्य और जन। ठीक है। तो ये सत्य, ये तो तय है, और तय के नीचे हलता है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? स्वर रह गया। और ये जय क्या है? ये व्यंजन है, तो स्वर के साथ व्यंजन का मेल हुआ है। ठीक है। ये सत और जन, समझ आया? ये सत जन। जब भाई इसमें अगर हम हलंत नहीं लगाते तो क्या होता? तो इसमें स्वर सम्मिलित होता। अब इसमें हमने हलंत लगा दिया, इसका मतलब इसमें स्वर सम्मिलित नहीं है, अब ये व्यंजन है और व्यंजन के साथ व्यंजन का मेल हुआ है। ये जैसे दिगंबर, इसका क्या होगा? दिक और अंबर, दिक और अंबर, ये प्रक्रिया इसमें है। दिगंबर में भी दिक और अंबर। तो यहाँ पर कै के नीचे हलंत लगा दिया। हलंत लगाने से क्या है कि ये कै के साथ ए का मेल हुआ है, यहाँ स्वर का मेल हुआ है। यहाँ व्यंजन के साथ व्यंजन का मेल हुआ है, यहाँ व्यंजन के साथ स्वर का मेल हुआ है। यहाँ तो ए आ रहा है ना, किसका मेल हुआ? कै और ए का मेल हुआ। तो ये व्यंजन है और ये स्वर है। और यहाँ पर ये सत तय क्या है? ये व्यंजन है, और जय भी व्यंजन है। यहाँ पर व्यंजन से व्यंजन का मेल है, यहाँ पर व्यंजन से स्वर का मेल है। ये दो परिस्थितियां यहाँ पर हो सकती है। स्वर संधि में तो स्वर के साथ ही स्वर का मेल था, कोई दूसरा मेल नहीं है। व्यंजन संधि में व्यंजन के साथ स्वर का भी मेल होता है और व्यंजन के साथ व्यंजन का भी मेल होता है। समझ में आया होगा आपको? ये व्यंजन संधि होती है। तीसरी है विसर्ग संधि। अब विसर्ग संधि, जहां विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन का मेल हो। यहाँ भी वैसे ही जैसे व्यंजन के साथ था, पहले विसर्ग आएगा, विसर्ग के साथ स्वर का मेल भी हो सकता है, विसर्ग के साथ व्यंजन का मेल भी हो सकता है। और वहां पर विसर्ग का लोप होकर नया वर्ण आ जाता है। विसर्ग है वहां से हट जाएगा और फिर नया वर्ण बन जाएगा। निश्चल, जैसे निश्चल, तो नी प्लस चल, तो इससे क्या होगा? निश्चल। ये तो यहाँ पर क्योंकि ये शब्द कब बना?
इसकी जगह श कैसे आया, जब ये इसका लोप हो गया, किसका, विसर्ग का लोप हो गया। यहाँ पर विसर्ग लगाया था हमने जब विग्रह किया, तो इसका लोप हो गया तो ये श बना इसकी जगह, है ना। तो इसमें कहीं विसर्ग का लोप हो जाता है, कई नए शब्द का प्रयोग हो जाता है, कई बार नहीं भी होता है, सिर्फ लोप ही रह जाता है। तो कई कारण, जब ये आगे पढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे। तो ये आपको समझ में आनी चाहिए। स्वर संधि में सिर्फ स्वरों का मेल होता है, इसमें व्यंजन और विसर्ग का कहीं मेल नहीं होता, ये याद रखें। व्यंजन संधि में व्यंजन के साथ, यानी कि आगे पहले तो व्यंजन आएगा और फिर उसके साथ स्वर का भी मेल हो सकता है, व्यंजन के साथ व्यंजन का भी मेल हो सकता है। जैसे मैंने आपको ये 2 उदाहरण बताए। यहाँ पर सज्जन में यहाँ व्यंजन के साथ व्यंजन का मेल है, और यहाँ दिगंबर में व्यंजन के साथ स्वर का मेल है, ठीक है। और विसर्ग संधि में जहाँ विसर्ग के साथ स्वर और व्यंजन का मेल हो, यहाँ भी विसर्ग के साथ स्वर का भी मेल हो सकता है, विसर्ग के साथ व्यंजन का भी, दोनों का मेल हो सकता है। वहां पर विसर्ग का लोप हो जाता है और एक नया वर्ण आ जाता है, जैसे कि हमने निश्चल देखा। यहाँ पर इस विसर्ग का लोप हो गया, नी प्लस चल, और ये नया वर्ण क्या है, से आ गया यहाँ पर निश्चल। तो इनके नियम होते हैं, अलग अलग नियम हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे, इसके भी 5 भेद होते हैं, इनके बारे में देखेंगे। अब एक बार फिर देखने चाहे तो कि इसकी परिभाषा क्या होगी। 2 या 2 से अधिक वर्णों के या ध्वनियों के या अक्षरों के मेल को संधि कहते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि क्या होती है, जहां पर 2 समान स्वरों का मेल होता है वो स्वर संधि होती है। व्यंजन संधि जहां पर व्यंजन के साथ स्वर अथवा व्यंजन का मेल होता है वो व्यंजन संधि, और जहां पर विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन का मेल होता है वो विसर्ग संधि होती है। अब एक एक करके हम आगे देखते हैं, पढ़ रहे हैं संधि। और संधि का हम पहला भेद देख रहे हैं, स्वर संधि। कि स्वर संधि किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा में लिखवा दी थी, फिर देखते हैं। जहां 2 स्वरों का मेल होकर एक नया स्वर बनता है उसे स्वर संधि कहते हैं। अब स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं, ये ध्यान से सुने। जहां 2 स्वरों का मेल होकर एक नया स्वर बनता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, नाम भी पूछ सकते हैं। दीर्घ स्वर संधि, दूसरी गुण स्वर संधि, तीसरी वृद्धि स्वर संधि, चौथी यम स्वर संधि और अयादी स्वर संधि। ये 5 नाम याद रखे आप। एक मैं ट्रिक से समझाने की कोशिश कर रही हूँ आपको। वैसे तो हम एक एक करके देखेंगे, लेकिन मैं प्रयास कर रही हूँ कि आप इससे ही, इन स्वरों से ही पूरी स्वर संधि के 5 भेद आप समझ जाए। कोशिश मैं करती हूँ, और आप भी अगर समझने का प्रयास करेंगे तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। पहले मैं इसके ऊपर ट्रिक से बता देती हूँ, फिर क्या है कि आपको एक एक करके विस्तार से इसको पढ़ेंगे। देखो, पहली है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि का अर्थ जहां पर 2 समान स्वरों का मेल हो जाता है वहां दीर्घ स्वर संधि होती है। समान स्वर कौन कौन से, यहाँ पर देखो, ए आ ई उ, इन स्वरों का आपस में मेल होगा, यानी कि ए आ के साथ ई का मेल नहीं होगा, ए आ के साथ ए आ का ही मेल होगा। या तो ए और एब मिलकर भी आ बनेगा, यानी कि स्वर दीर्घ हो जाता है। छोटा ए और ए मिलकर भी आ बनेगा, और आ मिलेगा तो भी आ ही बनेगा, और ए और आ मिलेगा तो भी आ ही बनेगा। एक तो ये बात याद रखे, यानी कि जहां पर 2 समान स्वर होगा, ए और आ आपस में मिलेंगे, ई और ई आपस में मिलेंगे, उ और उ आपस में मिलेंगे। जहां पर 2 समान स्वर, समान स्वर क्या है, ए और आ दोनों समान है, ये दोनों आपस में समान है, ये दोनों आपस में समान है, ठीक है ना। और आगे जाना ही नहीं है। दीर्घ स्वर संधि के लिए हमें सिर्फ यहां तक देखना है, इन 6 सुरों तक देखना है। आपस में ये मिलेंगे, और जब भी मिलेंगे स्वर दीर्घ होगा, चाहे आपस में बड़े मिले, चाहे आपस में छोटे मिले, या छोटा बड़ा मिले, ठीक है, ये बात याद रहेगी। तो जहां 2 समान स्वरों का मेल होता है वहां पर दीर्घ स्वर संधि होती है, और हर बार मात्रा दीर्घ हो जाती है। तो ये इतना जो उदाहरण है ये सारे दीर्घ स्वर संधि है, ये सारी क्या है, दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण है। दीर्घ स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि। इसमें आपस में ई और ई मिलेंगे, छोटी छोटी मिलेंगे तो भी बड़ी ई आएगी, छोटी ई और बड़ी ई साथ मिलेंगे तो भी बड़ी ई आएगी, उ और उ मिलेंगे तो भी बड़ा उ ही आएगा। यहाँ तक दीर्घ स्वर संधि समझ में आई होगी। 6 से आगे जाना नहीं है दीर्घ स्वर संधि में, जहां पर 2 समान स्वरों का मेल होता है और हर बार मात्रा बड़ी हो जाती है। जैसे वधुत्स्व, वधु प्लस उत्सव, वधुत्स्व, ये शब्द भी क्या है, इसी का उदाहरण है, ठीक है ना। वागीश, और रामायण, जैसे रामायण, रामायण, राम प्लस अयन, देखो मेल तो वो हुआ है राम और अयन का, इसमें क्या मिला है, ए और ए का मेल हुआ है, लेकिन क्या हो गया, यहाँ मात्रा आ की आ गई। इसमें वधुत्सव, वधु प्लस उत्सव, वधु प्लस उत्सव, ये छोटा हुआ है, ये भी छोटा हुआ है, लेकिन बड़ा वो बन गया इन दोनों को मिला करके, ठीक है ना।
गिरीश, इसका उदाहरण देखिए गिरीश, गिरीश तो गिरी प्लस गिरी और ईस, तो इसमें क्या मिला, छोटी और बड़ी मिली। ये छोटी की मात्रा है ना री के, छोटी और बड़ी मिली तो ये गिरीश, लेकिन मात्रा बड़ी होगी, यानी कि हर बार मात्रा बड़ी हो जाएगी। आप ये समझे ना कि जैसे आ की मात्रा या बड़ी की मात्रा या बड़े ऊ की मात्रा जहां भी आ जाए वो क्या होगी, दीर्घ स्वर संधि होगी। इतना समझे आप। फिर दूसरा देखते हैं आप। चलो ये हमने देख लिया एक तो। वैसे मैं आपको सारा लिखवाऊंगी, उदाहरण सहित आपको लिखवाऊंगी। एक बार मैं समझाने की कोशिश कर रही थी, शायद आपको इस तरीके से अच्छे से समझ में आए। दूसरी गुण स्वर संधि देखिए अब ए या आ के बाद, देखो ए या आ मेन है, ए या आ के बाद ई या ई आए तो क्या बन जाएगा, ए, और आ के बाद ई और ई आए तो ए बन जाएगा। ए क्या बन जाएगा, ए या आ के बाद ऊ और ऊ आए तो ओ बन जाएगा, और ए या आ के बाद री आए तो अर बन जाएगा। इतना समझ में आया आपको गुण स्वर संधि के लिए। पहले दूसरा देख रहे हैं, हमें पहला देख लिया हमने, दूसरा देख रहे हैं गुण स्वर संधि। ए या आ के बाद ई और ई आए तो ए या आ के बाद ऊ और ऊ आए तो ओ, और ए या आ के बाद री आए तो अर बन जाता है। ये गुण स्वर संधि का है। फिर वृद्धि स्वर संधि, अब देखो इसमें, इसी में आगे चलते हैं, यहाँ री तक हम फिर आ गए। ए या आ के बाद ए आई आए तो आई बन जाता है, मात्रा बड़ी हो जाएगी, दीर्घ हो जाएगी, और ए या आ के बाद ओ औ आए तो औ हो जाएगा। बहुत ही सीधी सी ट्रिक है, अगर इससे आप समझ गए तो आपको कभी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी संधि को। ए या आ के बाद ये हम तीसरी पढ़े वृद्धि स्वर संधि, यानी कि मात्रा में वृद्धि हो जाती है। देखो यहाँ एक एक मात्रा है, ए की मात्रा एक होगी, ओ की मात्रा एक होगी, अर की मात्रा, ठीक है। और यहाँ पर वृद्धि स्वर संधि में मात्रा में वृद्धि हो जाती है। क्या आता है, ए या आ के बाद ए आई आए तो आई की मात्रा होगी, मात्रा में वृद्धि। जैसे लिखते ना सदैव, सदैव तो दो मात्राएं लगाते हैं इसकी, आई की मात्राएं हैं, ये दो ही मात्रा लगती है ना। तो इस तरह से जैसे महोत्सव, महोत्सव इस तरह से लिखते हैं ना, तो ये मात्राओं में वृद्धि हो जाती है, यानी कि वृद्धि स्वर संधि। ए या आ के बाद ए आई आए तो आई हो जाता है, ए या आ के बाद ओ औ आए तो औ हो जाता है। मात्राओं में वृद्धि, जहां पर आई की और औ की दो दो मात्राएं लगी हुई हो वहां वृद्धि स्वर संधि, जहां पर एक एक मात्राएं लगी हुई वहां गुण स्वर संधि। ये याद रहेगा आपको, जहां पर एक एक मात्राएं लगी हुई है वहां गुण स्वर संधि, और जहां पर मात्राएं डबल हो गई, जैसे सदैव महोत्सव इस तरह से लिखा मैंने, तो क्या होगा, इसमें वृद्धि स्वर संधि होगी। अब देखते हैं यन स्वर संधि के बारे में। यन स्वर संधि, ई या ई के बाद, देखो मैं ये सारा मिटा देती हूँ, एक बार मैं समझाने का प्रयास कर रही हूँ आपको अच्छे से। ई या ई के बाद कोई अन्य स्वर आ जाए, ई या ई के बाद, इन दोनों के बाद कोई भी अन्य स्वर, अन्य स्वर का क्या अर्थ हुआ, ये सारे स्वर ई और ई को छोड़कर, पहले तो ई और ई आए और उसके बाद ये जितने भी स्वर है वो कोई भी आ सकता है, अन्य स्वर आ जाए तो ये सारे अन्य स्वर कहलाएंगे, क्योंकि इनके साथी नहीं है ना, ये ई और ई के साथी तो कोई दूसरे है नहीं। तो ई और ई के बाद कोई अन्य स्वर आ जाए तो क्या बन जाता है, ये। ई या ई के ऊ या ऊ के बाद कोई अन्य स्वर आए प्लस अन्य स्वर तो क्या बनता है, मैं ये यहाँ पर लिखती हूँ, ये बनता है। और ऊ या ऊ के बाद अन्य स्वर आए तो क्या बनता है, वह। और री के बाद कोई अन्य स्वर आए तो क्या बनता है, रे। ये समझ में आया, यन स्वर संधि। चौथी मैंने बताई है यन स्वर संधि। ई या ई के बाद कोई अन्य स्वर आएगा तो यह बन जाएगा, ऊ या ऊ के बाद अन्य स्वर आएगा तो वह बन जाएगा, री के बाद अन्य स्वर आएगा तो यह बन जाएगा, यह वह रे, ये याद रखें, ये यन स्वर संधि। फिर पांचवी है अयाधी स्वर संधि। अब इसमें ए के बाद कोई अन्य स्वर आएगा तो क्या बन जाएगा, आए, आए। आई के बाद कोई अन्य स्वर आया तो आए, ओ के बाद अन्य स्वर आया तो औ, और औ के बाद अन्य स्वर आया तो आ बन जाएगा। ये अयाधी स्वर संधि है। पहले तो ए आएगा, ए के बाद कोई भी अन्य स्वर आ जाए, कोई भी दूसरा आ जाए तो आई बनेगा, आई के बाद आएगा तो आय बन जाएगा, ओ के बाद अन्य स्वर आएगा तो औ बन जाएगा, औ के बाद अन्य स्वर आए तो आओ बन जाएगा। एक बार फिर से समझो, ये सारणी आपको समझ में आएगी तो आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हमने दीर्घ स्वर संधि देखी। दीर्घ स्वर संधि में हम यहाँ तक ही लेंगे जहां पर दो समान स्वरों का मेल होता है और हर बार मात्रा दीर्घ हो जाती है, बड़ी हो जाती है। लघु और दीर्घ मात्रा का तो आपको पता होगा ना,
आ की मात्रा, जैसे आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, जहां पर भी हो वहां दीर्घ स्वर संधि होगी। फिर दूसरी है गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि के बारे में मैंने आपको क्या बताया, ए या आ के बाद ई या ई आए तो ए बनेगा, ठीक है। ए या आ के बाद ई या ई आएगी तो क्या बनेगा, ए या आ के बाद ऊ और ऊ आएगा तो ओ बन जाएगा, ए या आ के बाद री आएगा तो अर बन जाएगा। ये कौन सी हो गई, गुण स्वर संधि। तीसरी हमने देखी वृद्धि स्वर संधि। ए या आ के बाद, ए या आ के बाद ए आई आए तो आई बन जाता है। ए या आ के बाद ए, देखो यहां तक तो हमने ले लिया, ए या आ के बाद ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, ये तीनों गुण स्वर संधि में आ गए। अब ए या आ के बाद ए आई आए, यहाँ आगे चलते हैं, ए आई आए तो आई बन जाएगा। मात्राओं में वृद्धि होगी, भाई वृद्धि स्वर संधि क्या होगी, मात्राओं में वृद्धि होगी। और ए या आ के बाद ओ औ आए तो औ हो जाता है, मात्राओं में वृद्धि हो जाती है दोनों में, ये वृद्धि स्वर संधि। फिर यण स्वर संधि पर आए हम। यण स्वर संधि में क्या होता है कि ई या ई के बाद, ई या ई के बाद अन्य स्वर आए, इन दोनों को छोड़कर, ये समान स्वर है, इन दोनों को छोड़कर इनके बाद अन्य कोई भी स्वर आ जाए तो बन जाएगा ये। ऊ या ऊ के बाद अन्य स्वर आए तो व, री के बाद अन्य स्वर आए तो र बन जाता है। फिर पांचवी है अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि में ए के बाद अन्य स्वर आएगा तो आई के बाद अन्य स्वर आया तो आय, ओ के बाद अन्य स्वर आया तो औ, और औ के बाद अन्य स्वर आया तो क्या बनेगा, आव बनेगा। इस तरह से ये हमने देखी है। वैसे मैं एक एक करके इनके उदाहरण सहित इनकी परिभाषा मैंने आपको बता दी है। इस सारणी से मैंने समझाने की कोशिश की है बहुत अच्छे से, आपको आप देखना एक दो बार और अच्छे से समझ में आएगा ये। और फिर हम एक एक करके अगली क्लास में देखेंगे इनकी परिभाषाएं भी, और इनके उदाहरण सहित देखेंगे इनको। लेकिन आप इसको समझने का जरूर प्रयास करें। ये अगर आपको समझ में आएगा तो आपको बार बार रटने की और परिभाषाएं याद करने की कोई जरूरत नहीं रहेगी।